वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माय चैनल द यूनाइटेड फ्रंटियर। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस के लिए ये वीकेंड काफी सही रह चुका है। दूसरी तरफ लिवरपूल फैंस के लिए भी ये वीकेंड बहुत ही अच्छा गया है, जहां पे एक लॉन्ग पेंडिंग जो सागा चल रहा था ब्रायन एम्बुमो का, वो हम लोग फाइनली खत्म होते हुए देखे। फ्राइडे में उसका हियर वी गो आ चुका है, उसके बाद सैटरडे एंड संडे में उसका मेडिकल वगैरह हो चुका है एंड नाउ वी कैन से इट ऑफिशियली ही इज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेयर। दूसरी तरफ और एक बिग न्यूज आ जाता है, सैटरडे को मार्कस राशफोर्ड ज्वाइन कर रहे हैं बार्सिलोना, ये न्यूज आ जाता है और उसी के साथ लिवरपूल से और एक हियर वी गो भी आ जाता है ऑफ हुगो एकिटीके। तो ये वीडियो में बात करेंगे ये सारी चीजों को लेके और उसी के साथ लेटेस्ट जो ट्रांसफर अपडेट्स हैं फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड उसको लेके भी बात करेंगे इन डिटेल में इस वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले बात करेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड को लेके। तो जो हियर वी गो हम लोग सुनने के लिए तरस गए थे, वो हियर वी गो फाइनली हम लोग को फ्राइडे को सुनने को मिला है। आफ्टर 50 डेज वी फाइनली कंक्लूडेड द ब्रायन एम्बुमो डील। और उसी के साथ ये डील को लेके अमंग द फैंस थोड़ा बहुत फ्रस्ट्रेशन तो था, क्योंकि ये डील बहुत लंबा खींच गया है। उसी के साथ इंटरनेट में सोशल मीडिया में जैसा चल रहा है कि ऑब्वियसली कुछ फैंस always moan about all the moves we usually make in the transfer market और इन जनरल मैनचेस्टर यूनाइटेड में जो चीज़ें चलता है उसको लेके हर वक्त कोई ना कोई फैन कोई ना कोई चीज़ को लेके ऑलवेज दे स्प्रेड नेगेटिविटी। लेकिन मैं आप लोगों से ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि ये जो मूव हम लोग सिक्योर कर पाए हैं, ये डील खत्म होने के बाद देयर आर प्लेंटी ऑफ पॉजिटिव्स टू लुक फॉरवर्ड। जी हाँ, ब्रायन एम्बुमो एक ऐसा प्लेयर था हम लोग के लिए जिसको हम लोग को हर हाल में खरीदना था और वो चीज़ हम लोग अभी फाइनली कर चुके हैं। देखिए, एक बात है कि भले ही इस डील को कंक्लूड करने में बहुत टाइम लग चुका है, लेकिन फिर भी प्री सीजन अभी सिर्फ शुरू ही हुआ है। एक ही मैच हम लोग खेले हैं, वो भी लीड्स के साथ, जो मैच 0-0 ड्रॉ हुआ है, लेकिन इसके बाद भी और 4 मैचेस बाकी है। तो ब्रायन एम्बुमो मैनचेस्टर यूनाइटेड टीम के साथ जेलअप करने के लिए प्री सीजन में काम कर पाएगा विथ आधा स्क्वाड प्लेयर्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था हम लोग के लिए। तो वो चीज़ तो हम लोग कर पा रहे हैं। और दूसरी तरफ एक बात आप लोगों को समझना होगा कि ये डील जो नेगोशिएशन हम लोग कर रहे थे विद ब्रेंटफोर्ड वे प्लेइंग हार्ड बॉल, वो लोग बाय द एंड ऑफ जून ब्रायन एम्बुमो के लिए जो प्राइस है उसको और भी ज़्यादा इंक्रीज कर दिए थे ड्यू टू द इन्फ्लेशंस ऑफ द मार्केट। और उसी के साथ हम लोग फिर से नए तरीके से उस सिचुएशन को हैंडल कर रहे थे और हम लोग होप कर रहे थे कि थोड़ा सस्ते में उसको हम लोग खरीद पाएंगे, लेकिन हालांकि वो नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी एक चीज आप लोगों को समझना होगा कि जो पैसा हम लोग दे रहे हैं ब्रेंटफोर्ड को, जो सुनने में आ रहा है कि 65 मिलियन पाउंड्स की बेस प्राइस है और उसी के साथ 6 मिलियन पाउंड्स की एड ऑन्स है। पहले ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे थे कि टोटल जो पैकेज है वो आपका 70 मिलियन पाउंड्स होगा, लेकिन हियर वी गो आने के बाद हम लोग को पता चला है कि और 1 मिलियन एड ऑन्स इंक्रीज हो चुका है। तो टोटल डील अभी है 71 मिलियन पाउंड्स। मतलब हु केयर्स अबाउट दैट 1 मिलियन पाउंड। लेकिन एक चीज आप लोगों को समझना होगा, ये जो पैसा हम लोग ब्रेंटफोर्ड को देने वाले हैं वो हम लोग 5 इंस्टॉलमेंट्स में देना चाह रहे थे। दूसरी तरफ ब्रेंटफोर्ड एक ही बार में इंटायर अमाउंट मांग रहे थे, लेकिन फिर भी हम लोग सक्सेसफुली नेगोशिएट कर पाए हैं ब्रेंटफोर्ड के साथ और अभी वो लोग 4 इंस्टॉलमेंट्स के लिए मान गए हैं। मतलब जो एमोटाइजेशन अमाउंट है जो अभी हम लोगों को देना होगा ब्रेंटफोर्ड को, वो है आपका 16.25 मिलियन पाउंड्स और इसके बाद रिमेनिंग अमाउंट हम लोग को और 3 इंस्टॉलमेंट्स में देना होगा ब्रेंटफोर्ड को। तो ये चीज थ्रू नेगोशिएशन अचीव करने में भी हम लोग को थोड़ा बहुत वक्त लग गया है टू कंक्लूड दिस डील। तो इसीलिए 100 बात की एक बात कि अभी हम लोग सक्सेसफुली इस प्लेयर को साइन कर चुके हैं, वही इंपॉर्टेंट है। और अभी हम लोग को यह सोचना होगा कि आगे ये प्लेयर कैसे हम लोग की टीम को इंप्रूव कर सकता है, यही इंपॉर्टेंट बात है। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन दिस पॉजिटिव्स वी आर
फोकसिंग ऑन द नेगेटिव पॉइंट्स एंड वी आर टॉकिंग इट टू मच, ऐसा मुझे लग रहा है। वो इसलिए कि 50 दिन के बाद जब ये डील कंक्लूड हो चुका है तो इस डील को लेके जो क्रेज है वो आप कह सकते हो कि वो थोड़ा बहुत कम हो चुका है। वो इसलिए कि हम लोग को जब पता चलता है कि कोई प्लेयर के साथ मैनचेस्टर यूनाइटेड का नाम जोड़ा जा रहा है, ऑफिशियली हम लोग उस प्लेयर के पीछे जा रहे हैं, तो उसके कुछ दिनों के अंदर अगर हियर वी गो आ जाता है तो क्या होता है कि वो चीज हम लोग को एक डोपामिन हिट देता है। लेकिन अगर वो सागा थोड़ा लंबा खींच जाता है, वो सागा बहुत दिनों तक चलता है, तो वो खत्म होने के बाद मतलब हियर वी गो आने के बाद हम लोगों को वो डोपामिन वाला हिट नहीं मिलता है और यही से ही पैदा होता है फ्रस्ट्रेशंस, और वही चीज हम लोगों को सोशल मीडिया में देखने को मिल रहा है। मतलब ब्रायन एम्बूमो मैनचेस्टर यूनाइटेड में आने के बाद वो क्या करेगा, कैसे खेलेगा, या फिर इस टीम को कैसे वो आगे ले जाएगा, ये सारी चीजों में हम लोग को कायदे में अगर देखा जाए तो बात करना चाहिए। लेकिन हम लोग ये सारी चीजों को लेके बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग ज्यादा बात कर रहे हैं कि हम लोग इतना टाइम ले चुके हैं, अगर पैसा देना ही था तो बहुत जल्दी ही हम लोग ये डील को कंक्लूड कर सकते थे, ब्रेंटफोर्ड जो पैसा मांग रहे थे वो पैसा हम लोग दे सकते थे पहले। तो ये सारे फालतू की बात हम लोग कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों को एक चीज समझना होगा कि ट्रांसफर्स आर way more complicated than we think they are, और ट्रांसफर बहुत ही मुश्किल एक एलिमेंट है इन फुटबॉल क्लब्स, क्योंकि ये रियल लाइफ है और रियल लाइफ में ट्रांसफर्स करने के टाइम पे आपको बहुत सारी चीज़ों को नज़र रखना पड़ता है और उसी के साथ अपने टर्म्स एंड कंडीशंस में ट्रांसफर्स आपको करना पड़ता है। और ये बात मेरे ख्याल से मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस को बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, क्योंकि पास्ट में जितनी भी सारे गलतियां हम लोग कर चुके हैं इन द ट्रांसफर मार्केट्स, उसका खामियाजा अभी तक हम लोग को भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि आपको ये चीज समझना होगा कि विदाउट अ प्रॉपर सेल इन दिस ट्रांसफर मार्केट हम लोग दो इंपॉर्टेंट साइनिंग ऑलरेडी कर चुके हैं विथ 133.5 मिलियन पाउंड्स, जहां पे पिछले साल हम लोग 100 मिलियन पाउंड से भी ज्यादा लॉस रजिस्टर कर चुके हैं। तो इट इज अ ह्यूज डील फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, क्योंकि मैं अक्सर ये चीज कहता हूं मेरे वीडियोस में कि मैनचेस्टर यूनाइटेड को बहुत सोच समझ के आगे जाना होगा। हम लोग फिर से गलती नहीं कर सकते। अगर हम लोग फिर से गलती करते हैं तो इसका खामियाजा हम लोग को फिर से आगे जाते हुए भुगतना पड़ेगा, और उसी के साथ रूबेन अमोरिम को बैक करना भी होगा। और मैनचेस्टर यूनाइटेड की जो फिक्चर्स हैं इंग्लिश में लीग में वो आसान नहीं है। इट इज वन ऑफ द टफेस्ट फिक्चर ऑफ इंग्लिश प्रीमियर लीग क्लब्स। तो इसीलिए अगर रूबेन अमोरिम को सही तरीके से बैकिंग नहीं हम लोग कर पाते हैं, और अगर कोई प्लेयर हम लोग लाते हैं और वो प्लेयर डिलीवर नहीं करता है, तो रूबेन अमोरिम को लेके फिर से बहुत सारे फ्रस्ट्रेशंस आना चालू हो जाएगा और उसी के साथ प्रेशर भी बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद बाई नवंबर एंड दिसंबर हम लोग रूबेन अमोरिम को सैक करने की बातें फिर से करना चालू कर देंगे। तो इसीलिए जो प्लेयर्स हम लोग खरीद रहे हैं, इंपॉर्टेंट है कि वो प्लेयर्स आते ही डिलीवर करना चालू कर दे, क्योंकि फैंस के पास पेशेंस की कमी है और उसी के साथ फैंस प्लेयर्स को सेटल इन होने का वक्त नहीं देता इन अ क्लब लाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो इसीलिए ये हम लोग के लिए बहुत ही एक पॉजिटिव बात है कि हम लोग विदाउट प्रॉपर सेलिंग अ प्लेयर हम लोग फिर भी दो इंपॉर्टेंट साइनिंग्स ऑलरेडी कर चुके हैं, जहां पे जो पैसों की अमाउंट मैं आप लोगों को बताया कि दोनों प्लेयर के लिए हम लोग को 133.5 मिलियन पाउंड्स देना होगा। लेकिन फिर भी ये दो प्लेयर्स के थ्रू हम लोग 35 गोल्स एंड 14 असिस्ट सिक्योर कर चुके हैं, जो ये दोनों प्लेयर लास्ट सीजन में प्रोड्यूस कर चुके हैं। तो इससे अगर आधा भी वो लोग इस सीजन में हम लोगों के लिए कर सकता है तो इट विल बी अ वेरी गुड थिंग फॉर अस। तो इसीलिए मेरा पॉइंट यही है कि ब्रायन एम्बूमो का डील खत्म होने के बाद खुशियां मनाओ कि हम लोग अपना जो टारगेटेड प्लेयर था उसको सक्सेसफुली साइन कर पाए हैं,
क्योंकि अगर ये प्लेयर को हम लोग नहीं साइन कर पाते तो हम लोग के पास कोई प्लान भी नहीं था, हम लोग के पास कोई दूसरा प्लेयर नहीं था जो ब्रायन एम्बुमो की स्टैचर को मैच कर सके। तो इसीलिए खुशियां मनाओ कि हम लोग फाइनली ये डील को कंक्लूड कर पाए हैं और उसी के साथ प्लेयर का मेडिकल वगैरह भी हो चुका है और प्लेयर अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन भी कर चुका है। 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट उसको मिला है और उसी के साथ 1 साल हम लोग और भी ट्रिगर कर सकते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट पे। इसीलिए एट द एंड एज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दीज 2 साइनिंग्स ऑफ मैथ्यूस कुनिया एंड ब्रायन एम्बुमो। और इसके साथ सैटरडे में और एक बिग न्यूज आ जाता है और वो ये कि मार्कस राशफोर्ड बार्सिलोना ज्वाइन कर रहे हैं। बार्सिलोना के साथ भी एक ब्रेक थ्रू हम लोगों को मिल जाता है जहां पे बार्सिलोना मार्कस राशफोर्ड को लोन में ले रहे हैं और उसी के साथ एक ऑप्शन टू बाई वाला क्लॉज भी एडेड है जहां पे अगर वो लोग मार्कस राशफोर्ड को खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए उन लोगों को 25 मिलियन पाउंड्स के आसपास देना होगा। हम लोग मार्कस राशफोर्ड को 40 मिलियन पाउंड्स के आसपास वैल्यूएशन कर रहे थे, लेकिन बार्सिलोना अगर मार्कस राशफोर्ड को खरीदना चाहते हैं तो उनको 25 मिलियन पाउंड्स देना होगा। मतलब उनके लिए तो बहुत ही किफायतीमंद डील हो जाएगा अगर मार्कस राशफोर्ड इस सीजन में जाते हुए बार्सिलोना में अच्छा करते हैं। लेकिन अगर मार्कस राशफोर्ड अच्छा करते हैं तो वो उसके लिए भी अच्छा होगा और हम लोग के लिए भी अच्छा होगा कि मार्कस राशफोर्ड को बार्सिलोना खरीद सकते हैं। तो आप लोग कह सकते हो कि ये जो लोन डील हुआ है उसमें हम लोग का क्या फायदा, हम लोग को तो बार्सिलोना सामने से पैसा भी नहीं दे रहा है और हो सकता है कि मार्कस राशफोर्ड को वो लोग नहीं खरीदे जस्ट लाइक एस्टन विला और उसके बाद फिर से उसको हम लोगों को भेज दे और फिर से हम लोग को अगले सीजन में सिमिलर सी एक सिचुएशन फेस करना पड़े। ये एक फैक्ट है। लेकिन यहां पर भी मैं आप लोगों को एक चीज कहना चाहता हूं कि बिफोर क्रिटिसाइजिंग मैं मानता हूं कि ये डील में हम लोग को उतना फायदा नहीं हुआ, लेकिन आपको एक चीज समझना होगा कि मार्कस राशफोर्ड की जो सैलरी था इतना हाई था कि उसके लिए कोई भी दूसरे क्लब्स नहीं थे इन द मार्केट और उसी के साथ मार्कस राशफोर्ड दूसरे क्लब्स के लिए पे कट लेने के लिए भी राजी नहीं था। ओनली बार्सिलोना ही वांटेड और बार्सिलोना उसको फ्री में ही लेना चाह रहे थे, बार्सिलोना उसके लिए कोई पैसा नहीं देना चाह रहे थे। तो इस सिचुएशन में जो बेस्ट पॉसिबल चीज हम लोग कर सकते थे एट द एंड हम लोग वही चीज किए हैं विथ मार्कस राशफोर्ड डील। मार्कस राशफोर्ड के लिए हम लोग को कोई सैलरी बेयर नहीं करना होगा। मार्कस राशफोर्ड 15% का एक वेज कट लिया है और इसीलिए मैनचेस्टर यूनाइटेड को कोई सैलरी नहीं पे करना होगा थ्रू आउट द ईयर। बार्सिलोना मार्कस राशफोर्ड की सैलरी पे करेंगे जिसका ग्रॉस आ रहा है सुनने में 14 या 13 मिलियन यूरो के आसपास और उसी के साथ मार्कस राशफोर्ड को अगर बार्सिलोना नहीं खरीदते हैं अगले सीजन में तो मार्कस राशफोर्ड के लिए उनको एक फाइन देना होगा जस्ट लाइक जेडन सैंचो के लिए चेल्सी हम लोग को एक फाइन अमाउंट दिए थे। तो इससे बेहतर डील इस सिचुएशन में वी कुडंट फाइंड फॉर मार्कस राशफोर्ड और इसलिए हम लोगों को ये डील से खुश रहना होगा ये सोच के कि मार्कस राशफोर्ड को हम लोगों को सैलरी नहीं देना होगा और वो कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, वो होता है आपका 14 to 15 मिलियन पाउंड्स अ ईयर विच इज़ अ बिग अमाउंट। ये अमाउंट से हम लोग दूसरे प्लेयर्स खरीद सकते हैं। तो इसीलिए ये डील से नेगेटिविटी को हटा के हम लोगों को लुक फॉरवर्ड करना होगा क्योंकि मार्कस राशफोर्ड के साथ मैनचेस्टर यूनाइटेड का चैप्टर बहुत दिन पहले ही खत्म हो चुका था और मार्कस राशफोर्ड को इस सीजन में जाते हुए हम लोग अपने टीम में बेयर नहीं कर सकते थे। तो इसीलिए बार्सिलोना एक सॉल्यूशन लेके आया है फॉर मार्कस राशफोर्ड और मार्कस राशफोर्ड भी उस सॉल्यूशन में खुश है और हम लोग भी थोड़ा बहुत खुश हैं। तो आई विल से कि इट इज अ विन विन सिचुएशन फॉर ईच एंड एवरी पार्टी इन्वॉल्व्ड इन दिस डील। और दूसरी तरफ मार्कस राशफोर्ड को अगर हम लोग बेच पाते तो प्रॉफिट एंड सस्टेनेबिलिटी रूल के तहत हम लोग की जो स्पेंडिंग लिमिट है वो और भी थोड़ा इंक्रीज हो जाता क्योंकि प्योर प्रॉफिट जनरेट हम लोग कर पाते बाय सेलिंग मार्कस राशफोर्ड क्योंकि वो एक एकेडमी प्लेयर है। लेकिन अभी अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो रहा है और अगर बार्सिलोना में वो अच्छा करता है और उसके बाद भी बार्सिलोना उसको नहीं खरीदता है लेकिन फिर भी हम लोग उसको अगले सीजन में बेचने की कोशिश कर सकते हैं इन दैट केस। तो वो तो बात की बात है। लेकिन अभी अगर हम लोग को PSR की तहत अगर हम लोग को
पियो प्रॉफिट जनरेट करना है तो हम लोग को अलेहांद्रो गर्नाचो को बेचना होगा। अगर वो डील हम लोग कर पाते हैं, अलेहांद्रो गर्नाचो को सक्सेसफुली बेच पाते हैं, तो भी हम लोग पियो प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे, क्योंकि ही इज ऑल्सो एन एकेडमी प्लेयर। उसके बाद हम लोग का जो स्पेंडिंग लिमिट है वो बढ़ जाएगा। तो अभी यही देखने वाली बात होगी कि गर्नाचो को हम लोग कहां पे बेचेंगे, क्योंकि बहुत सारे टियर 3 टियर 4 सोर्सेस ऐसे न्यूज ला रहे हैं कि चेल्सी के साथ मैनचेस्टर यूनाइटेड का बातचीत चल रहा है और चेल्सी विल बीट फॉर अलेहांद्रो गार्नाचो, लेकिन कोई भी टियर 1 सोर्सेस ने अभी तक इस चीज को कंफर्म नहीं किया है। तो जब तक कोई टियर 1 सोर्स इस चीज को कंफर्म नहीं करते हैं, तब तक आई विल नॉट बिलीव इट। और उसी के साथ कुछ कुछ सोर्सेस ऐसे भी बोल रहे हैं कि अलेहांद्रो गार्नाचो के लिए शायद एस्टन विला आ सकता है इन द मार्केट। लेकिन फैब्रिजियो का एक बात आप लोग को याद रखना होगा कि गार्नाचो एक चीज क्लियर कर दिया है कि वो अगर जाएगा तो उसको कोई प्रीमियर लीग क्लब ही चाहिए। तो अभी यही देखने वाली बात होगी कि गार्नाचो के लिए कौन से प्रीमियर लीग क्लब आते हैं। और दूसरी तरफ हम लोग को पता था ये ट्रांसफर विंडो ओपन होने से पहले कि मार्कस राशफोर्ड, सैंचो, ये सारे प्लेयर्स को बेचना हम लोग के लिए बहुत ही मुश्किल सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। तो मार्कस राशफोर्ड वाला डील तो अभी हो चुका है फॉर बार्सिलोना, लेकिन अभी भी जेडन सैंचो बाकी है। तो अभी ये देखने वाली बात होगी कि जेडन सैंचो के लिए कौन सी क्लब आ सकते हैं। अगर जेडन सैंचो के लिए भी कोई क्लब आता है तो आई एम श्योर इट विल बी अनदर लोन डील। तो वहां पे यही देखने वाली बात होगी कि मैनचेस्टर यूनाइटेड क्या जेडन सैंचो के लिए पैसा देंगे, मतलब सैलरी देंगे, या फिर जेडन सैंचो मार्कस राशफोर्ड की तरह पे कट लेने के लिए राजी हो जाएगा, वो देखने वाली बात होगी। और दूसरी तरफ मार्कस राशफोर्ड को लेके अगर और थोड़ा बातें करें तो मार्कस राशफोर्ड अपना जी जान कोशिश करेंगे बार्सिलोना में जाने के बाद अपना कैरियर को रिवाइव करने के लिए, और ये करना भी चाहिए क्योंकि उसको अगर इंग्लैंड नेशनल टीम में खेलना है, अगले साल वर्ल्ड कप में खेलना है, तो उसको गेम टाइम चाहिए होगा। और मैनचेस्टर यूनाइटेड में उसका चैप्टर तो खत्म हो ही चुका था, तो मैनचेस्टर यूनाइटेड में रह के उसका करियर रिवाइव नहीं होने वाला था। तो इसीलिए उसको एक मोटिवेशन मिलेगा इन बार्सिलोना। और दूसरी तरफ हैंसी फ्लिक एंड बार्सिलोना की जो सिस्टम है कंपेयर टू मैनचेस्टर यूनाइटेड में जो सिचुएशन है वो बहुत ही ज्यादा स्टेबल है इन बार्सिलोना। तो इसीलिए बार्सिलोना में अच्छा करने का जो चांसेस है वो और भी थोड़ा इंक्रीज हो जाता है फॉर मार्कस राशफोर्ड। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से एक चीज कहना चाहता हूं कि मार्कस राशफोर्ड के लिए खेलना वहां पे और उसी के साथ अपना कैरियर को फिर से रिवाइव करना मुश्किल तो है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। तो अभी ओनली टाइम विल टेल व्हाट विल हैपन इन बार्सिलोना। और ब्रायन एम्बुमो एंड मार्कस राशफोर्ड, ये दोनों डील होने के बाद हम लोग सोच रहे थे कि इसके बाद कौन से प्लेयर के पीछे हम लोग जाएंगे, क्योंकि कायदे में अगर देखा जाए तो हम लोग को एक स्ट्राइकर, एक गोलकीपर, एक मिडफील्डर और एक बैकअप सेंटर बैक, ये 4 प्लेयर तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन बहुत कुछ डिपेंड करता है आउटगोइंग्स पे। अगर हम लोग आउटगोइंग कर पाते हैं, अगर हम लोग एंटनी को बेच पाते हैं, अलेहांद्रो गार्नाचो को बेच पाते हैं, तो हम लोग के पास अच्छा खासा पैसा होगा टू इन्वेस्ट इन न्यू प्लेयर्स। जैसे लोग कहते हैं कि कार्लोस बलेबा मेरे लिए भी एक ड्रीम साइनिंग होगा फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, लेकिन रियलिस्टिकली अगर सोचा जाए तो कार्लोस बलेबा के लिए मेरे ख्याल से ब्राइटन 100 मिलियन से कम में तो राजी नहीं होंगे, क्योंकि उसका बहुत साल का कॉन्ट्रैक्ट अभी भी बचा हुआ है एट ब्राइटन। तो इसीलिए रियलिस्टिकली हम लोग को देखना होगा कि कौन से प्लेयर्स के पीछे हम लोग जा सकते हैं। और इसको लेके ही फैब्रिजियो का एक रिपोर्ट आ जाता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड अभी स्ट्राइकर के पीछे जाना चाहते हैं एंड दे आर कंसिडरिंग फ्यू नेम्स एज स्ट्राइकिंग ऑप्शंस। उसमें बेंजामिन शेस्को का भी नाम है। मतलब बेंजामिन शेस्को अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड में आता है तो ये हम लोग के लिए तो एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज होगा, लेकिन ये डील बहुत ही मुश्किल हो सकता है क्योंकि लेipzig उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा मांगेंगे। जो पैसों की डिमांड वो लोग आर्सेनल के सामने भी कर रहे थे। तो बेंजामिन शेस्को वाला डील मुश्किल तो बहुत है। और एक बात है जो मुझे दिक्कत है इस डील को लेके, वो ये कि बेंजामिन शेस्को की जो एज है वो है आपका 22 ईयर्स। मतलब फिर से एक हॉयलैंड जैसी साइनिंग या फिर रिस्क हम लोग लेंगे। और मैं आप लोगों से बहुत बार ये चीज़ कह चुका हूं कि हम लोग को बहुत सोच समझ के आगे कदम बढ़ाना होगा, क्योंकि अगर हम लोग गलती करते हैं तो फिर से हम लोग को आगे जाते हुए उसकी पनिशमेंट भुगतना होगा। तो अभी आगे हम लोग को एक ऐसा स्ट्राइकर चाहिए जिसके पास एक्सपीरियंस हो, जो गोल्स गारंटी कर सके। लेकिन बेंजामिन शेस्को अगर आता है तो आई एम नॉट श्योर कि वो गोल्स गारंटी कर सकता है कि नहीं, या फिर अगर हॉयलैंड जैसा ही वो खेलता है तो हम लोग के लिए दिक्कत और भी बढ़ जाएगा। और हम लोग के पास अभी भी
हॉयलैंड है। लेकिन हॉयलैंड को अगर हम लोग नहीं बेचते और फिर से एक 22 ईयर्स ओल्ड की प्लेयर को हम लोग लेके आते हैं तो सामने जो एक्सपीरियंस की हम लोग बात कर रहे हैं वो एक्सपीरियंस हम लोग को नहीं मिलेगा। तो अभी यही देखने वाली बात होगी कि मैनचेस्टर यूनाइटेड बोर्ड क्या डिसीजन लेते हैं रिगार्डिंग द ट्रांसफर ऑफ बेंजामिन शेस्को, और दूसरी तरफ हॉयलैंड को क्या हम लोग रखेंगे या बेचेंगे ये भी देखने वाली बात होगी। अगर हॉयलैंड को हम लोग नहीं बेचते तो मेरे ख्याल से हम लोग ओली वाटकिंस जैसे प्लेयर्स के पीछे जा सकते हैं जो आपको 2.5 से 3 साल मैक्सिमम दे सकता है। हाँ, एक बात है कि बेंजामिन शेस्को जैसे प्लेयर को अगर आप खरीदते हो तो उसका रीसेल वैल्यू है, लेकिन अगर ओली वाटकिंस जैसे प्लेयर्स को हम लोग खरीदते हैं तो वो बंदा आगे गोल्स तो गारंटी करेगा, बिल्डअप प्ले में भी हेल्प करेगा, क्रिएट करने में भी हेल्प करेगा, लेकिन उसका रीसेल वैल्यू ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि 2-3 साल के बाद उसको तो हम लोगों को बेचना ही होगा। तो बहुत सारे अभी भी इफ्स एंड बट्स हैं क्योंकि सिचुएशन अभी भी ट्रिकी है, क्योंकि हम लोग के पास अनलिमिटेड फंड्स तो नहीं है लाइक लिवरपूल या फिर मैनचेस्टर सिटी या फिर दूसरे क्लब्स जो बहुत सारे प्लेयर्स एक के बाद एक A1 साइनिंग्स कर रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग को बहुत सोच समझ के आगे जाना होगा और अभी यही देखने वाली बात होगी कि कौन से स्ट्राइकर्स हम लोग के साथ लिंक्ड होता है इन कमिंग वीक, और उसके बाद हम लोग कितना टाइम लेते हैं टू सेल प्लेयर्स, और उसके बाद हम लोग एक्चुअली में कौन से स्ट्राइकर के पीछे जाएंगे। लेकिन स्ट्राइकर हम लोग खरीदे या ना खरीदे हम लोग को मिडफील्डर तो खरीदना ही होगा, और ये चीज़ मेरे ख्याल से फिर से आप लोगों को पता चल गया है आफ्टर द फर्स्ट प्री सीजन गेम अगेंस्ट लीड्स। जी हाँ, मिडफील्ड में जो इशू हम लोग को लास्ट सीजन में देखने को मिल रहा था वो चीज़ अभी भी हम लोग के टीम में है, और उसको बेहतर करने के लिए मेरे ख्याल से रूबेन अमोरिम कोबी मेनू को प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि उसका अगर आप देखो तो वो थोड़ा बहुत वेट गेन किया है, मतलब फिजिकलिटी वो लाना चाहता है अपने गेम में। और इंग्लिश प्रीमियर लीग में जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं बहुत ही इंटेंस लीग है, तो ये लीग में अगर आपको सस्टेन करना है, अगर आप चाहते हो कि आपके ओपोनेंट आपको ओवररन ना करे तो आपको वो इंटेंसिटी आपके गेम में लाना होगा, आपको वो एथलेटिसिज्म शो करना होगा ऑन द पिच। तो इसीलिए हम लोग को देखना होगा कि हम लोग क्या सच में कोई मिडफील्डर के पीछे जाते हैं या नहीं। अगर कैसेमीरो को हम लोग बेचते हैं तो मेरे ख्याल से चीज़ें थोड़ा आसान हो जाएगा टू इन्वेस्ट इन द मिडफील्ड पोजीशन, लेकिन अगर कैसेमीरो रुक जाता है तो कैसेमीरो की वेज भी ज़्यादा है। कैसेमीरो को अगर एज अ बैकअप हम लोग यूज़ करते हैं तो इन दैट केस हम लोग को आइदर उगार्ते और ब्रूनो और कोबी मेनू, इन तीनों में से किसी 2 प्लेयर को हमेशा खिलाना होगा, उसके साथ टोबी कॉलियर भी है। तो बहुत सारे इफ्स एंड बट्स जैसे कि मैं कह रहा था वो है, एंड ओनली टाइम विल टेल व्हाट विल हैपन। इसके साथ अगर कायदे में देखा जाए तो विक्टर लिंडेलॉफ एंड जॉनी इवंस ये दोनों को हम लोग छोड़ दिए हैं। इसके बाद एक बैकअप सेंटर बैक भी हम लोग को चाहिए होगा, क्योंकि लास्ट सीजन में बहुत सारे इंजरी हम लोग को फिर से देखने को मिला था और उसके चलते विक्टर लिंडेलॉफ को हम लोग को यूज़ करना पड़ रहा था। तो अभी वो बंदा नहीं है क्लब में, तो इसीलिए क्या हम लोग एक बैकअप सेंटर बैक के पीछे भी जा सकते हैं, वो भी देखने वाली बात होगी। उसके साथ आंद्रे ओनाना को हम लोग बेचेंगे या नहीं बेचेंगे वो भी अभी हम लोग को मालूम नहीं है। अगर आंद्रे ओनाना को हम लोग बेचते हैं तो हो सकता है एमी मार्टिनेज जैसे एक प्लेयर के पीछे हम लोग जाए, क्योंकि वो तो मतलब ये नाम बहुत दिन से सर्कुलेट हो रहा है। और उसी के साथ फैब्रिजियो और एक गोलकीपर का नाम जोड़ दिया है विथ मैनचेस्टर यूनाइटेड, जो कि रॉयल एंट्रिप में खेलते हैं बेल्जियन लीग में। उसका नाम है सीन लेमंस। तो सीन लेमंस को भी हम लोग अगर खरीदते हैं तो ही इज अ गुड गोलकीपर, लेकिन उसको अगर हम लोग एज ए बैकअप खरीदते हैं या फिर उसको हम लोग मेन टारगेट की तरह ट्रीट करेंगे, इस पे अभी भी कोई क्लैरिटी नहीं है। लेकिन अगर मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन दूं तो मुझे लगता है कि अगर सीन लेमंस को हम लोग खरीदते हैं तो वो हम लोग की बैकअप गोलकीपर ही होगा, जो कि ओनाना को थोड़ा बहुत कंपटीशन तो देगा। इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं लिवरपूल को लेके। तो लिवरपूल अलेक्जेंडर इसक के पीछे जा रहे थे, लेकिन न्यूकैसल अलेक्जेंडर इसक को नहीं बेचना चाहते हैं। उसके बाद न्यूकैसल की ही एक टारगेटेड प्लेयर हुगो एकितिकी के पीछे लिवरपूल जा चुके हैं और उसके बाद उसको साइन भी वो लोग कर चुके हैं, मतलब हिरविगो आ चुका है और बहुत जल्दी ही विल कंप्लीट हिज मेडिकल एंड उसके बाद वो साइनिंग वगैरह कर लेगा। तो हुगो एकितिकी को लेके मेरा जो मानना है वो ये कि नो डाउट ही इज अ वेरी गुड प्लेयर और लिवरपूल उसके लिए 90 मिलियन यूरो तक पे कर सकते हैं, मतलब इंक्लूडिंग एड-ऑन्स। अगर बेस प्राइस की मैं बात करूं उसको अगर पाउंड्स में मैं कन्वर्ट करूं तो वो आता है आपका 69 मिलियन पाउंड्स। तो 69 मिलियन पाउंड्स तो लिवरपूल को देना ही होगा। उसके
के बाद एड ऑन मिला के वो और भी ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है। तो लोग कह सकते हैं कि ये थोड़ा ओवर पे हो गया। हाँ, ओवर पे हो गया, लेकिन क्या कर सकते हैं, इन्फ्लेटेड मार्केट है और प्लेयर की जो प्राइस है वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है, प्लेयर का बचा हुआ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसके ऊपर एक प्लेयर की प्राइस टैग डिपेंड करता है। तो लिवरपूल जब सेल करते हैं तो वो लोग अच्छा खासा पैसा जनरेट कर पाते हैं, और उसके साथ बिजनेस वगैरह जो ट्रांसफर मार्केट में लिवरपूल कर रहे हैं वो एक के बाद एक बढ़िया बिजनेस ही कर रहे हैं। तो इसीलिए एक प्लेयर के लिए अगर थोड़ा बहुत ओवर पे वो लोग कर भी रहे हैं तो मेरे ख्याल से उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो लोग अभी सेल करेंगे और उसी के साथ मतलब डार्विन नुनेज सेल करेंगे तो उस पर उन लोगों का वो चीज़ ठीक हो जाएगा। और उसी के साथ अगर लुइस डियास को भी वो लोग बेच देते हैं तो हो सकता है वो लोग रॉड्रिगो के पीछे जाए। तो रॉड्रिगो भी अगर आ जाता है तो लिवरपूल विल बी अ डेडली टीम टू फेस इन द कमिंग सीजन। तो इसीलिए हुगो एकिटिकी वाला डील मुझे लगता है कि ठीक ठाक ही है एट द एंड ऑफ द डे, और प्लेयर भी बहुत ही बढ़िया है। और ये प्लेयर एक नंबर 9 मतलब एक स्ट्राइकर तो है और उसी के साथ एक बॉलर भी है। तो लिवरपूल के पास अभी करंट टीम में बहुत सारे ऐसे बॉलर्स हैं, मतलब फ्लोरियन वर्ड्स एक बॉलर है, मैकलिस्टर एक बॉलर है, एक ग्रेवेनबच एक बॉलर है, सोबोस्लाई एक बॉलर है। तो लिवरपूल के पास बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं और बहुत क्विकली बॉल को आगे ले जा सकते हैं इन अ डिफिकल्ट या फिर ट्रिकी गेम। तो इसीलिए मुझे लगता है कि लिवरपूल की ये साइनिंग बहुत ही बढ़िया होगा। और उसी के साथ लिवरपूल के पास दूसरे जो क्वालिटी प्लेयर्स है उनके साथ अगर हुगो एकिटिकी खेलता है तो ही विल बी अ बेटर प्लेयर इन द कमिंग सीजन्स फॉर लिवरपूल। तो अभी यही देखने वाली बात होगी कि लुइस डियास को लिवरपूल क्या बेचते हैं या फिर लुइस डियास को क्या लिवरपूल रखते हैं अपने टीम में, और उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा कि वो लोग रॉड्रिगो के पीछे जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो ये सारे चीज़ों को लेके भी आप लोगों का क्या मानना है, आप लोगों का क्या राय है, मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए कमेंट करके। दैट बीइंग सेड, इस वीडियो को चलिए यहीं पर रैप अप करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मुझे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, अपने जान पहचान वालों के बीच जिनको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है। तो बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना, टेक केयर, गुड बाय, ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड कीप द रेड फ्लैग हाई।